कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इज़बेला जैस्पर। आज हम अपने इस प्रोग्राम में नहायत अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि बहू की तरबियत में ससुराल का क्या किरदार होना चाहिए और शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का मुक़द्दस बंधन होता है। एक नई बहू जब अपने ससुराल में कदम रखती है तो इसे मोहब्बत, एहतराम, रहनुमाई, कबूलियत की ज़रूरत होती है। जब ससुराल अपनी बहू के साथ ऐसा मुस्बत रवैया रखेंगे तो ख़ानदान तरक्की करेंगे। जी नाज़रीन, आज का भी हमारा टॉपिक जो है ये बड़ा खूबसूरत है और ये हमारे पिछले प्रोग्राम का तसलसल है, क्योंकि पिछला प्रोग्राम हमने जो किया उसका टॉपिक ये था कि एक अच्छी बेटी अच्छी बहू कैसे बन सकती है। और आज हमारा टॉपिक है कि एक बहू जो है उसके ससुराल उसकी अच्छी तरबियत किस तरह से कर सकते हैं। तो पिछले प्रोग्राम में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, अच्छे कमेंट दिए। तो आज का टॉपिक जो है इस पे भी आप गौर करें, क्योंकि ये हमारे ख़ानदानों के अंदर ऐसी बातें हैं जो रोज़मर्रा का हिस्सा हैं। इनसे हम जो भी गुफ्तगू करते हैं ज़रूर सीखें और अपने ख़ानदानों को मजबूत करें। इस खूबसूरत टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मिस्टर एंड मिसेस दाऊद गिल और मिस्टर एंड मिसेस ज़ीशान जॉन साहब। हम आपको अपने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि बहू जो है उसका ससुराल जो है कौन सा किरदार अदा कर सकता है ताकि वो नया ख़ानदान जो बनता है वो एक मिसाली ख़ानदान बने। तो आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगी। मेरी बुनियाद अच्छी है, मेरा मामार अच्छा था। मेरी बुनियाद अच्छी है, मेरा मामार अच्छा था कि बचपन से मेरा इस्लाह का मयार अच्छा था। सबसे पहला सवाल मिस्टर दाऊद से करूँगी कि बहू की तरबियत में ससुराल का क्या किरदार होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया है इसको तो अगर हम ब्रीफ करने पे आए तो सारा दिन ही लग सकता है, लेकिन मेरे नज़रिए के लिहाज से ऐसा है कि जो एक औरत की सास है, जैसे मेरी वाइफ है तो मेरी अम्मी है, मेरी लिए दुनिया में सबसे बेस्ट जो औरत थी है और रहेगी वो मेरी अम्मी रहेंगी। तो मेरी वाइफ को ये चाहिए कि जिस तरह से मेरी अम्मी ने हम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, एज़ इट इज़ सारे ख़ानदान के साथ उसी तरह से रहे। क्योंकि कोई भी बंदा, अगर मेरी वाइफ बाहर मतलब एक और ख़ानदान से आई है तो वहाँ से आके वो यहाँ पे अगर अपनी वो उन बातों को ऐड करने की कोशिश करेगी तो उसकी उन बातों को नहीं माना जाएगा, बजाय कि जो पहले से घर के रिवाज चल रहे हैं, जो तरीका चल रहा है, उन सब के लिहाज से वो चलेगी तो वो एक अच्छी होगी। और एक सास का भी काम है कि अपनी जो बहू आई है उसको एक ही दिन में बदलने की कोशिश ना करे, उसे टाइम दे, उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग करे, उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरफ लेके आए। तो मेरे लिहाज से तो यही बेहतर तरीका है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक वालिद था, वो अपने बच्चे के लिए या बच्चों के लिए कुछ सेब लेकर आता है और वो सेब लेके आता है तो उसका वो अपने बेटे से मांगता है कि मुझे सेब दे दो। तो उसका बेटा एक सेब पकड़ के ना खाना शुरू कर देता है। फिर वो दूसरा कहता है कि चलो टेबल पे पड़ा हुआ है, ये बेटा सेब मुझे दे दो। वो दूसरा भी खाना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो उसका बाप ये समझा कि ये मुझे सेब नहीं देना चाह रहा। लेकिन आप एकदम से कोई बहू आई है तो उसका जो रिज़ल्ट है इस बात पे ना निकालें, क्योंकि आगे अभी कहानी बाकी है। तो वो बच्चा कहता है कि जो दोनों टेस्ट कर लेता है सेब, तो वो कहता है कि मैं जो मीठा सेब है वो अपने बाप के लिए रखूँगा। तो उसका बाप ये जानकर बहुत खुश होता है। बेटी जो आई है अपने वालिदैन से, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मतलब आपने कहा, बहुत खूबसूरत अल्फाज मुझे अच्छे लगे कि आपने कहा कि वो सारी चीज़ें जो है आगे जो सास है वो उसकी रहनुमाई करे ताकि चीज़ों को बेहतर तौर पर वो समझ सके और उसको टाइम लगेगा। देखिए, हम एकदम से लड़की का रिज़ल्ट उसका ना निकालें, उसके दिमाग का और उसकी पढ़ाई का कि नहीं ये अच्छी नहीं है या ये अच्छी है। थोड़ा टाइम गुजरेगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बेटी आपके ख़ानदान के लिए बेहतर साबित हुई है।
जी, बड़ी अच्छी बातें की आप लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि जो कबूलियत है ना, ठीक है, जो मोहब्बत है, और सबसे बड़ी बात कबूलियत जो है, अगर किसी फैमिली के अंदर है ना, तो मेरा ख्याल है कि आगे जो है ख़ानदान का चलना बहुत इजी हो जाता है। तो जी मिसिस दाऊद, आप क्या कहेंगी कि एक जो मसीही मिसाली ख़ानदान है, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हो कि वो आने वाली बहू का अच्छा इस्तकबाल कर सकें? थैंक यू सो मच जैस्पर भाई। सबसे पहले तो जैसे आपने बोला, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है दोनों तरफ से, नॉट फ्रॉम द लाइक जो आप कह रहे हो डॉटर इन लॉ, लाइक बहू की तरफ से, सास, पूरे ख़ानदान की तरफ से उसको प्रॉपर तरीके से जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो। वो आपने एक कोट सुनी होगी कि आप कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लाइक आपको एकदम से जज नहीं करना चाहिए उस लड़की को जो आ रही है। पूरे ख़ानदान को एक तो एक्सेप्टेंस है, दूसरा मोहब्बत के साथ उसको डील करें। उसकी अगर उससे गलती हो रही है तो उसको समझाएं कि ऐसे नहीं, इस तरह। और जो एक बहू आती है वो अपनी सास के ही तरीक़ों को फॉलो करती है। वो उसको तो नहीं पता इस ख़ानदान के किस तरह के रस्म व रिवाज हैं और जो कोई आ रहा है उसके साथ किस तरह डील करना है। वो एक्चुअली अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आ रही है, पुराना सब कुछ। उसने अपनी नंद को देखना है, अपने देवर की आदतें, उसके जेठ हैं उसकी आदतें, अपने ससुर सास को सबसे पहले उसने एक्सेप्ट करना है। उनकी आदतों को एक्सेप्ट करेगी तो ही मेरे ख्याल से वो आगे चल पाएंगे। और मिसाली ख़ानदान में एक्सेप्टेंस, मोहब्बत, बर्दाश्त, हमदर्दी, एहसास, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हैं। हाँ बिल्कुल बहना, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि प्यार, मोहब्बत, कबूलियत जो है वो अगर ख़ानदान के अंदर होगी तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो बहू को कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ इतना इजी नहीं है, सारा कुछ इतना इजी नहीं है। क्योंकि मसला पता क्या है कि किसी अदारे के दो सरबराह हो ना, तो वो अदारा नहीं चल सकता। बहू को समझना है कि मैं, जैसे आपने कहा कि उसने अपनी सास को फॉलो करना है, ससुर को फॉलो करना है, घर वालों को फॉलो करना है, तो बहू को चाहिए कि उनको फॉलो करे, उनसे सीखे, ठीक है। और सास को भी ये चाहिए कि जो बहू आई है, एक दिन सास भी बहू थी, ठीक है, एक दिन सास भी बहू थी। तो उसको वो बातें याद आनी चाहिए कि जब वो इस घर में आई थी तो शायद उसको वो कांसी के बर्तन, पीतल के बर्तन इतने अच्छे नहीं लगे थे अपनी सास के, तो शायद उसने कोई तब्दीली की होगी, ठीक है, घर में कोई तब्दीली की होगी अपनी मर्ज़ी से जब वो बहू बनी थी जो आज सास है, ठीक है। वो जब घर में आई तो उसने अपनी सास को ज़रूर देखा, उसकी बातों को देखा, उसके कामों को देखा, सीखा। लेकिन खुदा ने हर इंसान के अंदर सलाहियत रखी है, खूबियाँ रखी हैं, और ये जो खूबियाँ हैं ना इंसान के अंदर, ठीक है, जो भी किसी के अंदर सलाहियत होती है वो छुपी नहीं रहती है, वो बाहर आती है। तो जो आता है उसको भी उसका भी दिल चाहता है कि मैं अब जो घर छोड़ के आई हूँ, अगले घर तो ये घर मेरा है, मैंने इसको और बेहतर बनाना है, ठीक है। तो कई दफ़ा ना जो सास होती है ना, वो समझती है कि ये घर का माहौल चेंज करना चाहती है, घर को बदलना चाह रही है, ठीक है। क्योंकि एक मैंने कहा दो सरबरा, एक सरबरा तो उधर मौजूद होता है, तो वो अपनी जगह कई दफ़ा नहीं लेने देता। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस माँ को, उस बहन को ये याद रखना चाहिए कि अगर उसको अपनी सास के रस्म व रिवाज थे, तरतीब थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसने चेंज किया है ना, तो जो घर में नई बहू आई है उसका भी उतना ही राइट है। अगर ये बात सास समझ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ अच्छा होगा। और बहू को भी
ये याद रखना है कि उसने एकदम तब्दीली की तरफ नहीं आना, एक दिन में वो सब कुछ तब्दील नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो समझती है कि इसके घर के अंदर कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है तो उसको भी सब्र करना है, ठीक है, उसको भी टाइम लगेगा, एक दिन में वो घर का माहौल तब्दील नहीं कर सकती। अच्छा जी जसप्रीत साहब, आपने कहा कि जो बहू है वो एकदम से सब कुछ ना चेंज करे, थोड़ा टाइम लगने दें, और बाकी वाकई सारा कुछ उसके हाथ में आने वाला है। लेकिन ये नहीं कि हम कहें कि नहीं जी ऐसे करें। तो थोड़ा सा मैं इस बात को बढ़ाती हूँ। प्रोग्राम के शुरू में मुझे एक बड़ी अच्छी बात जो है ना वो याद आई है कि जब हम रिश्ता करने जाते हैं ना, लड़की को देखते हैं एक चंचल, शौक, हंसी मजाक वाली, चंद दिनों के बाद उस लड़की के चेहरे पे वो रौनक क्यों नहीं रहती? क्या हो जाता है उसको कि वो एकदम से मदम पड़ जाती है या मैच्योरिटी आ जाती है उसमें? नहीं, वो लड़की को लड़की रहना चाहिए, उसकी हंसी और मुस्कुराहट उसके चेहरे से नहीं जानी चाहिए। लड़की की आंखों में कुछ सपने होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरा घर ऐसा होगा, मैं अपने सास ससुर की कदर करूँगी, इज़्ज़त करूँगी, उनकी खिदमत करूँगी। लेकिन ये टाइम कभी कभी उसको आगे जाके नहीं मिलता। और जैसे वो हंसती मुस्कुराती लड़की आती है ना, ये मर्द हजरात ज़रा सुन लें, तो ये मर्द हजरात की वजह से या उनके ससुराल की वजह से उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाते हैं। फिर कहते हैं यार ऐ ते बुढ़ी जी लैंदी असी, चिड़चिड़ी हो गई ये है। चिड़चिड़ी हो गई है, चिड़चिड़ करती उसमें है। बहुत सारी चेंजिंग भी आनी है। तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते? तो ये मर्द हजरात को, ससुराल वालों को चाहिए कि उसके साथ कोऑपरेटिव रहें। देखें दूसरे ममालिक में लड़की जब ब्याह की आती है तो प्रेग्नेंट होती है, तो लोग उसके साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, उसकी अपनी फैमिली बहुत कोऑपरेट करती है, उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाती है, उसको सैर पे लेके जाया जाता है। लेकिन हमारी लड़की इधर प्रेग्नेंट हो जाती है, कहते ने ए बीमार हो गई है। भाई ये केड़ी बीमारी है जड़ी ओदे च आ गई बेचारी च? भाई नेचुरल चीज़ें, ऐसा तो होना ही था, ख़ानदान ने आगे बढ़ना था। सो उसके चेहरे पे बराए मेहरबानी मुस्कुराहट रहनी चाहिए। वो जब मुस्कुराती है ना, आपका पूरा ख़ानदान का स्ट्रक्चर जो है वो मुस्कुराता है, आपका लड़का खुश रहता है, आपके वो बेटे को खुश रखती है। तो ये ज़रूरी भी है। मिसेस ईशान, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बहू की तरबियत में सास का किरदार कैसा होना चाहिए? सास का ऐसा किरदार होना चाहिए कि जब बहू नई नई आए तो उसकी भी वैसे तरबियत करे जैसे अपनी बेटियों की करती है, तो फिर ही घर का माहौल अच्छा हो सकता है। हाँ जी, वो सीख के थोड़ी आई है कि उसने कैसे रहना, कैसे चलना है। ये तो सास का काम है, नंदों का काम है उसको समझाना, उसको गाइड करना। घर में सबसे ज़्यादा गाइडेंस नंद की होती है। वो घर का माहौल समझाती है कि अम्मी की क्या तबीयत है, अब्बू की क्या है, बाकी की कैसी तबीयत है। ये तो नंदों का काम है, और सास का भी काम है कि घर को कैसे चलाना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सास होती है, चूँकि देखें उसने एक तजर्बा हासिल कर लिया है, क्योंकि उसने एक ज़िंदगी का हिस्सा उस घर के अंदर आकर गुजार लिया है। उसको पता है कि मेरे बेटे की कैसी जो है तबीयत है, मेरे हस्बैंड की कैसी है, या मेरी बेटियों की कैसी है। तो वो चाहिए उसको कि जब बहू आती है ना, वो बताए, अपने हस्बैंड के बारे में बताए, अपने बेटे के बारे में भी बताए, ठीक है, अपने बेटे के बारे में भी बताए कि इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है। तो फिर ही जो है वो बहू जो है उस घर के अंदर अच्छे तरीके से अपना सरवाइव कर सकेगी। अच्छा जसपर साहब, आपने कहा कि बहू जो है वो आती है, नहीं आती है उस घर में, तो उसके घर के असूलों का नहीं पता होता। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सास होती है उसको भी सास बनने का तजर्बा पहले से कई दफ़ा नहीं होता। कई तो होती है कि एक बेटे की शादी हुई तो वो सास बन गई, या बेटी की शादी हुई तो वो सास बन गई। तो ये सारी चीज़ों का कभी कभी उस सास को पता नहीं होता कि जो पहली दफ़ा सास बनती है। तो सारी चीज़ें जो है ना, ये मुश्किलात इस तरफ नहीं है, मुश्किलात दोनों तरफ हैं। लेकिन इसका तरीका यही है कि हम प्यार मोहब्बत से आगे फैमिली को बढ़ाएं, और उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा भी करना पड़ता है, और मुस्बत रवैयों को रखना पड़ता है। अभी बात हुई कि सास जो है वो अपनी बहू की किस तरह तरबियत कर सकती है।
तो ज़ीशान भाई देखें, सास तो है घर में, बाकी रिश्ते भी हैं, तो ससुर जो है वो किस तरह अपनी बहू की तरबियत कर सकता है? जी, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। और मैं आपको बताता हूँ कि दोनों बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि हम बहू नहीं घर ला रहे होते, एक ख़ानदान के साथ हम जुड़ रहे होते हैं। और जिस तरह एक बाप, लड़के का बाप अपने बच्चे की रहनुमाई करता है, वो उसके लड़की के बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे की ऐसी रहनुमाई करे ताकि वो जिस घर में जा रही है उसको अपने घर की तरबियत ही उसको मिलनी चाहिए। और आज के माहौल में आप देख लें कि जैसे मॉडर्न दौर होता जा रहा है, बच्चों की तरबियत बड़ी कम होती जा रही है। बच्चे अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं और माँ बाप की नहीं सुन रहे। मेरा ख़्याल है कि दोनों ख़ानदानों में दो पिलर्स हैं, सास और ससुर और माँ और बाप। और जब तक ये बच्चे की तरबियत नहीं अच्छी करेंगे, ना उसका ख़ानदान अच्छा चल सकेगा और ना ही वो बच्चा अपने घर में से ही रह सकता है। अगर हम बेटी की बात करें, वो जब बहू बन के अपने घर में आती है तो उसकी अच्छी तरबियत हुई होगी तो वो अच्छा फल लाने वाली बनेगी। और बाप का इसमें ज़्यादा किरदार है, क्योंकि बाप ने ही अपने बच्चों को तरबियत करनी है। माँ का भी है, माँ तो ज़्यादा ज़रूरी है, मगर बाप ने ही पहचाना जाता है कि ये किस माँ बाप की औलाद है। तो ये है कि बेटी के लिए बहुत अहम पैगाम है हमारे देखने वालों के लिए भी, कि जो पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देखेंगे अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो अगले ख़ानदान में जाएं तो उस ख़ानदान से नहीं बल्कि पिछले ख़ानदान से पहचाने जाएं कि ये यार उस ख़ानदान के बच्चे हैं। तो ये है कि बाप की बड़ी अहमियत है बहू की, बेटी की तरबियत में। और जब बेटी अपने घर में आ जाती है तो उसके ससुर को भी चाहिए कि बच्चे की वो माहौल को देखना कि ये किस किरदार से हमें अपनाना चाह रही है। सम टाइम ऐसे होता है कि बहू आ जाती है तो बच्चे पीछे से थोड़े होते हैं कि नहीं हमने सुननी किसी की बात। तो हमारे माँ बाप ने तो जब ये आई है शैला, तो मैं कहता अब्बू ने मुझे कहा यार आप प्यार मोहब्बत से रहना, प्यार मोहब्बत से घर चलाना। उन्होंने तो हमें यही दर्स दिया। तो ये है कि ससुर का बड़ा किरदार है, वो अपनी बेटियों को जैसे प्यार करते हैं अपनी बहुओं को भी प्यार करें तो फिर अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छा ख़ानदान बनेगा। क्योंकि जब बहू आ जाती है तो आपके ख़ानदान को बढ़ाने के लिए आई है, ना कि ख़ानदान को तोड़ने के लिए आई है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब बहू घर में आती है या कोई शादी ब्याह होता है तो ये सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि पूरे दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं। तो जैसे आपने बात की कि जो ससुर है कि उसको भी अपनी बहू की तरबियत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ससुर होता है ना वो उस तरीके से नहीं कह सकता जैसे सास कहती है, ठीक है, उसका अंदाज़ फ़र्क होता है, उसका अंदाज़, हाँ जी, हाँ जी, उसका अंदाज़ फ़र्क होता है। तो मैं सुबह एक वो रील सी देख रहा था, उसमें ऐसे था कि जो सास है ना वो हर बात में बहू की नुक्ताचीनी कर रही थी, जो भी वो काम करती थी उसमें नुक्ताचीनी करती थी और अपने बेटे को जो है ना अपनी बहू के ख़िलाफ़ जो है ना वो कर रही थी। लेकिन ससुर जो था सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था, ससुर जो था वो सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि औरतें थोड़ा जल्दबाजी करती हैं, लेकिन मर्द बड़े हौसले के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ कोशिश करता है कि घर ख़राब ना हो बल्कि समझौते की तरफ बात जाए। तो जहाँ पे शोहर ने बोलना ना अपनी बीवी के साथ माँ के हक़ में, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगी। या वो अपनी बीवी के हक़ में बोलेगा या माँ के हक़ में बोलेगा तो लड़ाई बढ़ेगी। उस रील में मैं देख रहा था कि ससुर जो है उसने बड़े प्यार के साथ अपनी बीवी को समझाया। उसने कहा कि देखो, अगर आप जब आई थी तो मेरी माँ ने
क्या इस तरह आपके साथ बिहेव किया था? क्या मेरे बहन भाइयों ने इस तरह आपके साथ बिहेव किया था जैसे आप इसके साथ कर रही हो? तो उसमें फिर एंडिंग पे उन्होंने दिखाया कि जब सास के मियाँ ने उसको रियलाइज़ करवाया ना, तो वो फिर उठ के अपनी बहू को गले लगा लेती है कि ठीक है मैं गलती पे हूँ, क्योंकि जब मैं भी आई थी मेरी कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था कि इस घर में कैसे रहना है, ठीक है, तो मैंने भी यहाँ आके सीखा ही है। सो मेरे हस्बैंड ने जो बातें कही हैं, ठीक है, मैं उससे एग्री करती हूँ। अगर यही बात उसका बेटा समझाने की कोशिश करता तो मुश्किल था ना कि भाई साइड मार रहे हैं। सो जो ससुर है ना, उनको भी कभी कभी जो ऑब्ज़र्व करते हैं ना चीज़ें, उसमें बात करनी चाहिए, राइट की बात करनी चाहिए। अगर बहू भी थोड़ी गलत है ना तो उसको भी समझाने का तरीका है। फिर ससुर जो है वो अपने बेटे के साथ बात कर सकता है। अगर वो अपनी बहू को डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन बेटे को बैठ के समझा सकता है कि बेटा ये देखो, मैं तेरी माँ को समझा सकता हूँ, लेकिन वो तेरी बीवी है, ठीक है, तो मैंने जो देखा है मैंने आपको कह दिया है, आगे आप खुद ऑब्ज़र्व कर लो और फिर जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो करो। हाँ ससुर अगर देखे, मैं कहता होता हूँ कि फ्रेंडशिप रहनी चाहिए। हाँ जी, फ्रेंडशिप होगी, आप में दोस्ताना माहौल होगा तो आपका घर अच्छा चलेगा। बिल्कुल। और आप अपने बच्चों को जैसे प्यार करते हैं, अगर बहू आई है तो उसको भी ऐसे ही प्यार करें। दोस्ताना माहौल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लड़की है ना, मैंने आगे जिक्र कर चुकी हूँ कि लड़की जो है ना मुस्कुराती आएगी ना, तो वो हर किसी को अपनी बात सुनाने में ज़्यादा कामयाब होगी जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। तो मुस्कुराहट जो है वैसे भी दिल जीत लेती है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है मिस्टर दाऊद कि शोहर अपनी बीवी को अच्छी बीवी बनाने में क्या किरदार अदा कर सकता है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक शौहर के लिए ये ज़रूरी है कि वो भी सेम काम करे कि पहले दिन ही अपनी बीवी के ऊपर बर्डन ना डाल दे हर चीज़ का, और बगैर बताए उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी आदत का बताए, अपने अब्बू की आदत का बताए, अपने भाई की, बहन की, अगर बड़ा भाई है उसकी आदतों का बताए, अपनी अम्मी की आदत का बताए, और अपने घर का ना एक इन्वायरमेंट जो होता है उसके बारे में समझाए कि हमारे घर में इस तरह से खाना खाया जाता है, इस तरह से खाना बनता है। अब वो छोटी सी एक मिसाल है, ज़्यादातर ना घर में शायद खानों से लड़ाई हो जाती है, तो कुछ लोग मसाला तेज़ खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, हर घर का खाना बनने का एक तरीका अलग है। तो वो अपनी बीवी को बताए कि हमारे घर में इस तरह से खाना बनता है, आप जो बना रही हो वो अच्छा है, सारे खाएंगे, लेकिन अगर उनकी मर्ज़ी के हिसाब से बन जाएगा तो वो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। तो ये जो हस्बैंड है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना किरदार, वो यही है कि वो अपनी बीवी को कुछ चीज़ें समझाए, और बीवी को भी कुछ चीज़ें जो हैं वो समझनी चाहिए। कुछ तो वो ऑब्ज़र्व करेगी सबकी आदतों को, लेकिन उसको उस स्टेज तक लेके जाने में जो है ना किरदार, वो उसके हस्बैंड का ही है कि वो उसको किस तरह से लेके जा रहा है और अपनी बीवी की किस तरह से वो आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग कर रहा है या उसको ब्रीफ कर रहा है अपने ख़ानदान के बारे में, क्योंकि वो बचपन से वहाँ से सारा कुछ सीख के नहीं आई, उसने यहाँ पे आके सीखना है। होता ऐसे है कि वो अपने घर में हो सकता है अपने भाइयों से लड़ाई करती हो, चीज़ों से लड़ के ले रही है, जैसे मर्जी ले रही है, ज़िद से ले रही, प्यार से लेकिन यहाँ पे उस तरह से चीज़ें नहीं होनी। यहाँ पे कुछ चीज़ों को उसने देखना है, कुछ चीज़ों में उसकी ज़िद चलेगी, कुछ में नहीं चलेगी उसकी ज़िद। तो ये सारा कुछ उसे समझाने में उसके हस्बैंड का किरदार बहुत अहम है। अच्छा दाऊद भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि वो बीवी को ये सारी बातें बताए, सिखाए, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी के लिए सपोर्टिव हो, क्योंकि हर बंदा जो है ख़ानदान के अंदर, वो जब आपकी बीवी को ऑब्ज़र्व करेगा, ठीक है, तो उसके बारे में बातें करेगा, उसके बारे में बातें करेगा। तो जो शौहर है ना, वो सबसे बड़ा जो है ना वकील है अपनी बीवी के लिए, क्योंकि अगर हर जवाब बीवी की तरफ से आएगा ना तो घर का माहौल कभी बेहतर नहीं रहेगा। इसलिए जो अच्छे शौहर हैं ना, वो हर चीज़ में तवाज़न करके चलते हैं
और कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि देखिए वो तो अगली बात है ना कि जो बेला ने कहा कि जब बहू लाई जाती है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, ठीक है, और ये नहीं कि उसके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होती है, जो वेलकम कहते हैं उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होती है, ठीक है, जो आगे वेलकम कहते हैं ना उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुकाबला शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मुकाबला शुरू हो जाता है, ठीक है। और कई दफ़ा हर जगह पे मैं बात नहीं कर रहा, कई दफ़ा मुकाबला इतने रूज पे चला जाता है कि फिर कोई एक दो फ़र्द इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमने इसकी वैल्यू कम कैसे करनी है, इसको फंसाना कैसे है, इस ख़ानदान को कैसे बर्बाद करना है। कई दफ़ा जेलस आ जाती है ख़ानदानों के अंदर, कई दफ़ा ख़ानदानों के अंदर जेलस आ जाती है, तो फिर वो घराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वहाँ पे शोहर का बहुत बड़ा इम्तहान होता है, क्योंकि उसने सारा दिन बाहर रहना है, अपना काम भी करना है, और जब उसने घर आना है, अगर माँ ने पास बैठ जाना है, बहन ने पास बैठ जाना है, सियासत शुरू हो जानी है कि तेरी बीवी ने तो आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया, ठीक है, तो मर्द जो है ना वो अपनी माँ की बात को भी बहुत अहमियत देता है, ठीक है। वो कभी सोच नहीं सकता मेरी माँ मेरे साथ झूठ बोलेगी, लेकिन माँ कई दफ़ा झूठ बोलती है, ठीक है, सॉरी टू से मैं ये बात कर रहा हूँ। कई दफ़ा जब मुकाबलाबाजी हो जाती है ना तो फिर रिश्तों की कदर कम हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना शोहर का बहुत बड़ा इम्तहान होता है, उसको देखना है, फिर सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करना, प्रैक्टिकली हर बात को जजमेंट करके चलेगा इंसान, तो मेरा ख्याल है कि फिर दोनों साइडों को वो तवाज़न कर सकेगा, अपनी माँ को बहन को भी जवाब दे सकेगा और अपनी बीवी को भी जवाब दे सकेगा और कह सकेगा कि नहीं ये गलत है। आपने जिस पर सब ये बात की, मैं दूसरी बात करना चाहूँगी। ज़रा तस्वीर का रुख जो है थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। अगर लड़की आती है तो वो अकेली अपनी फैमिली से आती है और दूसरों को फेस करती है, अकेली फेस कर रही है, उसके लिए ये चैलेंजेस ज़्यादा हैं। वो लड़का ज़रा दूसरी फैमिली में जाके देखे ना, हर एक को स्टडी करे, हर एक को समझे, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। और ये कभी ऐसा होता नहीं है। चलो एक सिस्टम के मुताबिक शुरू से ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, तो माँ बाप के लिए जब इस तरह की सूरत हाल होती है ना, माँ बाप के लिए बहुत पेनफुल होता है कि उसकी बेटी के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती है, मनफी रवैयों को देखना पड़ता है उसको। और माँ बाप जब अपनी बेटी को पालते हैं ना, वो देखें अगर जानवर को पाला जाता है ना, बकरी के एक बच्चे को पाला जाता है तो वो भी देने को दिल नहीं करता, यहाँ वो अपनी बेटी दे देते हैं और अकेली भेजते हैं कि जाओ फेस करो उन चीज़ों को। तो जब बेटी फेस कर रही है तो आप उसके लिए ऐसा दायरा कार जो है इतना टफ ना रखें कि वो हर सारी उम्र स्टडी करने में ही आपको उसका गुजर जाए। उसको टाइम दे के वो अपनी लाइफ को दोनों स्टडी करें और आगे आने वाले ख़ानदान को वेलकम कहें, आने वाले बच्चों को वेलकम कहें और उनकी तरबियत अच्छी कर सके ताकि वो एक मिसाली ख़ानदान बन सके। देखिए मेरी शादी हुई तो चलो मैं फैमिली में नहीं रही, लेकिन आज खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं फैमिलीज़ के प्रोग्राम करती हूँ और मैंने कभी जॉइंट सिस्टम की फैमिली में रहने की मुखालफत नहीं की है और ना मैं कभी कहती हूँ कि नहीं जी आप अलहदा रहें, सेपरेट रहें। ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन खुशनसीबी के साथ बदनसीबी भी थी कि मैं अकेली रही और मुझे बहुत सारे दूसरी चीज़ों को अकेले ही फेस करना पड़ा। सो जो फैमिलीज़ में रहते हैं रिश्तों को समझें और रिश्तों को समझ के अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें, तभी आपके चेहरों पे मुस्कुराहट भी रहे। जैसे कि हम बात कर रहे थे, शोहर के लिए बड़ा इम्तहान होता है कि वो अपनी बीवी को सारे रिश्तों के मुतालिक बताए और बीवी की बातें सुने। तो मेरा इसी तल्लक से मिसिज़ दाऊद गिल आपसे क्वेश्चन है कि जो दीगर रिश्ते हैं उनका क्या किरदार होता है कि जो नई बहू आती है उसकी तरबियत में। जब मेरी शादी हुई, मैं आपको अपनी ही बात बताऊंगी क्योंकि दूसरों का तो मुझे पता नहीं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे लिए
था मुश्किल एज़ यूजुअल, जैसे सबके लिए होता है अपने घर को छोड़ना, और बहुत मैं भी रोई थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी सास, मेरी एक नंद है, मेरा एक देवर है, बहुत सपोर्टिव थे मेरे साथ। मतलब मेरी सास ने कभी मुझे ये फ़ील नहीं होने दिया कि तू उधर से आई है या सेपरेट लग रहा है सब कुछ। मेरी नंद मेरे साथ नाश्ता करती थी, मेरा देवर बिल्कुल मुझे भाइयों की तरह ट्रीट करता था। बाजी कुछ चाहिए, दरवाज़ा नॉक करके, बाजी कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब अगर दाऊद घर नहीं है तो। वैसे तो ये दोनों काम पे होते थे, तो मेरी सास ने और मेरी नंद ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है। कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने अपनी सास से पूछ लेनी है। मैं बीमार होती थी, वो मुझे बिस्तर से भी हिलने नहीं देती थी। जब मेरी फ़र्स्ट मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया तो उस टाइम पे 3 मंथ्स की मुझे जो है ना वो रेस्ट मिल गई। जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसके अंदर मुझे फुली बेड रेस्ट मिली। उसमें मेरी सास ने मुझे बेड से भी नहीं उठने दिया। इवन कि अगर मैं वॉशरूम में भी जाती थी ना तो वो मुझे पीछे से आवाज़ें देती थी, आराम से जाएं, आराम से पाँव रखी, ज़्यादा ज़ोर से पाँव नहीं रखना, अच्छा। और मेरी नन को कहती थी कि जाके देख बाजी ठीक है, बाहर खड़ी हो जाई, ख्याल रखी, अच्छा, कि उसका पाँव ना फिसले, जब वो नीचे उतरेगी तो उसका हाथ पकड़ ली। मतलब ये बहुत उन्होंने मेरा ख्याल रखा, अभी तक ख्याल रखती हैं मेरे बच्चों का। मेरे शौहर के साथ तो ऑब्वियसली उनका बहुत प्यार है, लेकिन जैसे कि ये बड़े हैं तो बड़े होने के नाते वो मेरी हर चीज़ को सुनती भी थी, मानती भी थी, और मेरा बहुत उन्होंने ख्याल रखा। मैं बिल्कुल ये सोच ही नहीं सकती थी कि मतलब मैं किसी और फैमिली में से आई हूँ। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट डे रोटी बनानी शुरू की थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला था, मामा बिल्कुल तेरे वांगू रोटियां बना दिए, ए खाना बिल्कुल तेरे वांगू बना दिए। मामा कहती चलो चंगी गल है ना, तेनों मुश्किल नहीं होएगी। तो मतलब ये चीज़ें बहुत एक्सेप्टेबल थी, हर चीज़ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया। इवन के जो मतलब मेरी सास जो थी वो जॉब करती थी, और जो मुझे मेरी नंद को फ़ोन करती थी कि बाजी जब उठेगी ना उसको ट्रे में प्रॉपर तरीके से तूने नाश्ता देना है, अच्छा, बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी भी बात में बोलना नहीं है तूने। वो जी, वो जो बोल, भाभी भी नहीं, भाभी तो मुझे कभी कहा ही नहीं किसी ने। मेरी सास ने फर्स्ट डे से सबको कहा था कि भाभी नहीं है, भाभियाँ जो होती हैं वो अपनी नहीं होती, हर एक ने बाजी कहना है, ये आप लोगों की बड़ी बहन है, बाजी है। और मैंने भी उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया, मतलब छोटी को बहुत प्यार, उसकी अभी हमने शादी की है और अभी तक हम उसको बहुत प्यार करते हैं। मिसेस ईशान जैसे उन्होंने अपनी ससुराल का तजर्बा जो है हमसे शेयर किया, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि जब मेरी शादी हुई तो पहले दिन इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे कहा, मेरे पेरेंट्स मुझे गालियाँ निकाले, मेरे साथ लड़ाई करे, आपने अपना वो उनकी इज़्ज़त वैसे ही करनी है जैसे आप सीख के आए हो। तुम सुबह जब हुई तो सुबह सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, सब ने सपोर्ट किया कि हम आपके साथ हैं। तो मैंने भी जब साइन किए तब कसम खाई थी कि आपके साथ ही रहना, मरते दम तक आप वफ़ादारी रहेंगे, और आज तक वफ़ादारी चल रही है। और मुझे सब ने इतना सपोर्ट किया, और उन्होंने ऐसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया। अम्मी अगर कुछ कह देती थी ना, अगर कोई बात भी ऐसी हो जाती थी ना, इवन हो ही जाती है, ये हम कसम नहीं खा सकते कि कोई बात नहीं होती, अब बात हो जाती थी, लेकिन पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, शाला मैं तेरे साथ हूँ, तू किसी की टेंशन ना ले, अपनी सास की भी ना ले, मैं उसे गाइड कर लूँगा, उसे समझा लूँगा। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा, आपने अपने राइट पे रहना है, आपको जो कोई कुछ मर्ज़ी कहे। और मैंने हर किसी से मोहब्बत की है, इनसे पूछ ले कि मेरा कोई मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करता कि शाला में ये बुराई है, इसमें ये कमी है, वो सब यही कहते हैं ये सबसे बड़ी अच्छी है। मैंने तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा अपने ससुराल में, 13 साल हमारी शादी को हो गए, किसी को मुझसे शिकायत नहीं है, ये खुदा का बड़ा शुक्र है। बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं कि आपके ससुराल वाले बड़े कोऑपरेटिव थे। मैं समझता हूँ कि आप में भी कोई खूबी थी तो इसलिए कोऑपरेटिव थे। तो जी ज़ीशान भाई, औरत जो है उसका सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ होता कौन है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। उसका सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ उसका खामंद है, उसका हस्बैंड है। और मैं कहता हूँ जो तरबियत हस्बैंड कर सकता है, खामंद कर सकता है, वो ना ससुर कर सकता है ना सास कर सकती है। और मैंने जब मेरी शादी हुई है, बड़ा अच्छा तजर्बा सब ने बयान किया है। हालांकि मैं ना बड़ा ख़ानदान बड़ा है, मेरे नान के भी उधर ना, दाद के भी उधर ही है। और मैंने ना हम जब से अम्मी टीचर थे
और हमने अपनी स्टडी में ज़्यादा फोकस रखा। तो ये भी शादी पे जब शादी हो गई, घर आ गए, तो हमने कहा कि सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबसे ज़रूरी बात है। तो बंदा मुहाफ़िज़ ऐसे है कि जैसे आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं ना, वो आपके घर को तोड़ने वाले लोग होते हैं। इवन कि आपके बहन भाई भी होते हैं जिसमें शामिल होते हैं। और ये है कि बंदे को मुहाफ़िज़ रहते हुए अपनी बीवी की ऐसे काउंसलिंग करनी चाहिए कि भाई को भाई की जगह पे, नंद को नंद की जगह पे, सास को सास की जगह पे और ससुर को ससुर की जगह पे जब आप उनको उनकी अहमियत बताएंगे और आपकी लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी। और मैं बताता हूँ कि जो आसपास के लोग हैं, आपके चाचे ताए मामे मामियाँ, ये तो एक दुनियावी बातें हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आपके घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बीवी को ज़माने के लिए कर रहे होते हैं कि आज तो तेरे हस्बैंड को बाहर देखा है मैंने, और उसको हस्बैंड को कह देंगे आज तो ये दरवाजे में खड़ी हुई थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे बीवी की ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए कि उसको पता हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैंने दरवाजे में नहीं खड़े होना, मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं लगाना। क्योंकि आप देखें कि कई ख़वातीन ऐसी आ जाती हैं, वो ऐसा टीच करके जाती हैं कि घर तबाह हो जाते हैं। तो बंदा जो है ना, वो उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी बीवी की अच्छी तरबियत करे, उसको अपने घर के बारे में, अपने माहौल के बारे में, घर के माहौल के बारे में, इलाके के बारे में उसको अच्छी तरबियत बतानी चाहिए, ताकि एक अच्छा आप ख़ानदान लेके चल सकें और फिर वो कायम भी रहता है। जी थैंक यू वेरी मच, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं और आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत था। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों ने आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। जी नाज़रीन, आज जैसे कि हमने सीखा कि जब बहू नए घर में आती है तो जो रिश्ते उस घर के अंदर मौजूद होते हैं वो किस किरदार से उसकी तरबियत कर सकते हैं। और जैसे कि ज़ीशान भाई ने बात की कि मर्द जो है औरत का बहुत बड़ा मुहाफ़िज़ होता है, उसका शौहर उसका बहुत बड़ा मुहाफ़िज़ होता है। तो इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि औरत जो है ना, वो ख़ुद अपनी बहुत बड़ी मुहाफ़िज़ होती है। अगर मर्द जो है ना, उसके अंदर लोगों को जजमेंट करने की 4 हिस्से हैं ना, तो औरत के पास 5 हो सकती है। क्योंकि वो जब बाहर निकलती है, जब दूसरों से मिलती है, तो वो तो नज़र भी पढ़ लेती है कि ये बंदा मेरी तरफ किस तरीके से देख रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर बहू जो है, औरत जो है, वो अपनी मुहाफ़ज़त चाहती है, तो जब खुदा ने उसे ये सलाहियत दी है कि वो अपने देखने वाले को परख सकती है, तो फिर वो घर के रिश्तों को भी परख सकती है और फिर उनके बारे में जान सकती है और फिर उनके साथ अपना अच्छा रवैया रखने से अपनी कबूलियत भी हासिल कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।